guys and welcome back to my channel सिर्फ IS। दोस्तों, लेक्सिकन फॉर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की इस नई सीरीज में 2022 के एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। अब इसका पार्ट 1 हम कंप्लीट करेंगे, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, बात कुछ इस तरह की है कि मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था, उसमें हमने केस स्टडीज को डिस्कस किया था और आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाई थी मैंने कि भाई हम ये कर तो रहे हैं बट इसमें कुछ एथिकल कॉन्सेप्ट्स लगते हैं और उन्हीं बेसिस पे आपको एक एथिकल तरीके से एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। अगर डिलेमा है आपके सामने, गफलत है, तो उस टाइम पे आप कैसे डिसीजन लोगे और वो ऐसा डिसीजन हो जो एथिकली करेक्ट हो। तो अब इस चैप्टर से हम आगे आने वाले चैप्टर्स में कुछ एथिकल कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से पढ़ेंगे, बट उसके पहले दोस्तों हम थोड़ा एथिक्स को जान लेते हैं कि क्या है ये। अब आप कहेंगे मैम ये तो आप पूरा चैप्टर ही पढ़ा रही हैं। पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल पढ़ा रही हूँ, बट बेसिक से समझाना आपको बहुत जरूरी है कि ये एक्चुअली में क्या होता है। देखिए, आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो किसी इंसान को अपनी खुशी को पाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक अच्छे तरीके से पा सकता है, एक बुरे तरीके से पा सकता है। सपोज करिए कि आपको पैसा कमाना है, तो एक तो ये तरीका है कि आपने चोरी करना शुरू कर दी, आपने दूसरों को ठगना शुरू कर दिया, और एक ही तरीका है कि आपने मेहनत करी, 2-3 ड्यूटी करी और आपने पैसा कमाया। तो एक राइट तरीका है, एक रॉन्ग तरीका है, और यही डिपेंड करता है, एक सिस्टमैटिक स्टडी है एथिक्स ह्यूमन एक्शंस की इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये सही हो रहा है कि गलत कर रहा है वो, और अपनी इस खुशी को पाने के लिए। तो अब यहाँ पे बात आती है कि मैम और थोड़ा डिटेल से समझाइए। देखिए, एथिक्स इसमें ये है कि एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स समझ लीजिए, ऐसे स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी, जो समाज जो है रखता है खुद पे, और वही स्टैंडर्ड्स मदद करते हैं किसी व्यक्ति को उसके बिहेवियर को गाइड करने में, उसके चॉइसेस को गाइड करने में, उसके एक्शंस को गाइड करने में, किस तरह से करे, किस तरह से चीजें को चूज करे, तो सही गलत में फर्क बताते हैं। तो आप कहेंगे मैम ठीक है, ये तो समाज की बात हो गई, अब हमें यूपीएससी में क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए, सिंपल सी बात ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो व्यक्ति होता है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, आईएफएस हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ये सीधा पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जनरल पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर ये एथिकली करेक्ट व्यक्ति नहीं है तो इससे समाज भी बहुत ही गलत दिशा की ओर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बहुत जरूरी है कि कोई व्यक्ति जो है वो एथिकली करेक्ट हो और एक अच्छा व्यक्ति हो जो अपने चीजों को पाने के लिए सही रास्ते का उपयोग करता हो। तो अब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो एथिक्स की मैं बात करूं तो इसका जो शब्द है ये कहाँ से निकला है वो आपको बताऊं। तो ये निकला है, एक ग्रीक का शब्द है ईथोस। ईथोस से निकला हुआ शब्द एथिक्स है। इथॉस का मतलब होता है कैरेक्टर, हैबिट, कस्टम्स, वेज ऑफ बिहेवियर, और एथिक्स को हम मॉरल फिलॉसफी भी कहते हैं। मतलब ये जो वर्ड है मॉरल ना, मॉरल, मॉरल शब्द निकल के आया है, एक लैटिन का वर्ड है मोर्स, उससे निकल के आया है, जो इंपॉर्टेंस दिखाता है कस्टम, कैरेक्टर, बिहेवियर वगैरह की। तो ये प्रॉपर एक रिलेटिव स्टडी है कि क्या आखिरकार सही है और क्या आखिरकार गलत है, कि एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट फॉर विच ह्यूमन हैज सम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप समझेंगे कि मैम तो ये एक बात हमको ये बताइए कि ये सब हम समझ गए कि कैसा है इंसान सही तरीके से क्या करे, इंसान की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक अच्छे समाज में, एक अच्छे समाज को बिल्ड करने के लिए एक अच्छी हरकतों को करे, ये सब हम समझ रहे हैं, आपकी सारी बातें समझ रहे हैं, जो कि देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है आपने इसके सामने। तो ये बताइए कि मैम बहुत सारी जगह पे एथिकल चीजें लग जाती हैं, है ना, कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लगा देते हैं, हम जनरल लाइफ में लगा देते हैं, लेकिन इसका कहीं से ओरिजिन तो हुआ होगा ना भाई, किसी ने तो कहा होगा ना कि ये यहाँ से शुरुआत हुई है एथिक्स की। देखिए, एथिक्स एक ब्रांच फिलॉसफी की है। किसकी है? फिलॉसफी की है। अब देखो, ये आपके दिमागी तौर पे होता है ना कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो फिलोसफर डिसिप्लिन के तौर पे अगर हम देखें तो एथिक्स एक स्टडी है वैल्यूज की,
गाइडलाइंस की, जिस हिसाब से हम रहते हैं। ये हम समझ रहे हैं ना, हम जिस हिसाब से रहते हैं। और ये सिर्फ ऐसी चीज नहीं है कि जो कुछ फॉलो होता हुआ आ रहा है समाज के अंदर हम उसी को आगे फॉलो करते चले जाएं, ऐसा नहीं। इसमें प्रॉपर आपको एनालाइज करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा इन सारी गाइडलाइंस को कि भाई यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, और किस तरह से हमारा समाज जी रहा है। तो मॉरल फिलॉसफी के तौर पे अगर हम देखें तो जो एथिक्स है ये फिलोसफल थिंकिंग है मोरालिटी को लेके, मॉरल प्रॉब्लम्स को लेके, मॉरल जजमेंट को लेके। और तभी तो हम समझते हैं ना कि भाई अब ये सारी बातें हो गई, जैसे कि भाई ये सही है ये गलत है ना। तो इस चीज को हमने अपने पर्सनल लेवल पे जो सोचा और हमने दूसरे पे रख के सोचा, तभी हमने समाज के अंदर कुछ सिद्धांत बनाए कि भाई नहीं ऐसा लगता है मुझे बात सही है ये बात गलत है। तो खैर एथिक्स की हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा, और यहाँ पे आपको पूरी चीजें मिल जाएंगी। द टर्म एथिक्स में रिफर टू द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉरल राइट एंड रॉन्ग एंड मॉरल गुड और बैड to any philosophy theory of what is morally right or wrong or morally good or bad, to any system or code of moral rules, principles or values। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ लिखा है कि ethics is a set of standard that a society places on itself which help in guiding behavior, choices and actions। आइए अब आप, आई थिंक एथिक्स तो आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा आपको समझाते हैं सोशियो पॉलिटिकल एवोल्यूशन ऑफ एथिक्स। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये एथिक्स समाज के अंदर कब से आया है। देखिए एथिक्स की मैं बात करूं ना, तो जब से इंसानियत है, जब से ह्यूमैनिटी है, तब से एथिक्स है, ऐसे समझिए। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैम ये सबसे पहली बार समझा किसने, है ना, कैसे शुरुआत हुई। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि ये शुरुआत में तो क्या था कि भाई ये माता पिता हमें समझाते हैं ना, हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि भाई अच्छे काम करो। आपके माता पिता भी कहते होंगे, हमारे माता पिता भी कहते हैं थे बचपन में कि भाई आप अच्छे कर्म करिए। किसी को बेटा अगर आप पेंसिल रबर लेके घर आ गए हो तो ये वापस लौटा देना, गलत चीज है ये अच्छी चीज है, किसी से बदतमीजी से मत बोलो। तो परिवार और आपके पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है। लेकिन अब आप कहेंगे मैम कहीं पे लिखित में लिखा हो, ये कहाँ पे है, रिटन कहाँ पे है। तो सोसाइटी, जैसे आप हैं, आपके घर में एक अच्छी बात सिखाई जा रही है, और ऐसे ही बहुत सारे घरों में अच्छी बात सिखाई जा रही है। लेकिन जब हम समाज के लेवल पे देखते हैं, सोसाइटी के लेवल पे देखते हैं, तो वो अच्छी बातें सबके माँ बाप आके थोड़ी ना सोसाइटी को सिखाएंगे। तो इसलिए इनको तो कहीं पे लिखित तौर पे लिखा हो, रिटन वर्ड कहीं हो, है ना। तो इसी के चलते इन्होंने यहाँ पे सोसाइटीज जैसे कि समझी, लिखना सीखी, वैसे ही इन्होंने एथिकल बिलीव्स को यहाँ लिखा लिखित में ना। जब समाज के अंदर ये राइटिंग आई, ये आया वो आया, तो लोगों ने लिखा और ये सारे रिकॉर्ड बनाए। और यही रिकॉर्ड जो है वो बने पहले ऐसे ऐतिहासिक एविडेंस के तौर पे, हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पे, जहां से हमें पता चलता है कि एथिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई है। अब देखिए वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करें अगर हम, है ना, तो इसकी करीब 5th सेंचुरी बीसी से इसकी जो है शुरुआत हुई विद द अपीयरेंस ऑफ सोक्रेट्स वगैरह, प्लेटो वगैरह, और बहुत सारे ऐसे और जो ग्रीक फिलोसफर आए थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करा है इस फील्ड के अंदर। आइए मैं आपको थोड़ा सा आपसे डिटेल्स समझाती हूँ। देखिए ग्रीक के फिलोसफर के तौर पे बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने समाज के अंदर जागरूकता फैलाई, फेलो ह्यूमंस को यहाँ पे काफी जगाया, अवेक किया फॉर रैशनल क्रिटिसिज्म ऑफ देयर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। जो वो मानते चले आ रहे हैं, ये समझिए, जो भी वो आज तक मानते चले आ रहे हैं, तो वैसे ही देखते 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 ग्रीक फिलोसफर्स ने कुछ जन्म लिया जिन्होंने इस चीज को समझा, जाना, और समाज को ये बताया कि हर चीज में आंख बंद करके आगे मत बढ़ते चले आइए। हो सकता है आप चीजों को गलत कर रहे हो, और इसलिए आप ना कहना या अपनी कोई अच्छाई और बुराई वाली चीज सामने रखना जरूरी है। तो अब यहाँ पे एक जो प्लेटो थे, ठीक है, प्लेटो जो थे, और ये सब शिष्य रहे हैं, सोक्रेट से शुरुआत हुई है, उसके आगे बहुत सारे डिस्पाइल्स हैं इनके। अब डिस्पाइल्स क्या मतलब, हाँ स्टूडेंट्स कह लीजिए या शिष्य कह लीजिए, जैसे भी। तो प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स रही बड़ी फेमस रही। अब आप कहेंगे कि मैम प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या है। देखिए थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, इसको बहुत आसानी में अगर मैं बताऊं तो प्लेटो का ये कहना था कि एक चीज तो हम लोगों को दिख रही है, अच्छा, और एक चीज ऐसी है जो दिख नहीं रही है लेकिन
वही सत्य है, वही ट्रुथ है। अब आप कहेंगे ये क्या बोल दिया मैम, आप क्या वहां बाबा बन गई हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा समझिए, इस बात को समझिए कि आप किसी ह्यूमन से मिलते हैं और आप उसको देखते हैं, उससे बात करते हैं, आपका कोई फ्रेंड है, उससे जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। वो आपको दिख रहा है इस वर्ल्ड में, बट दैट इज नॉट परमानेंट पर्सन। वो इंसान आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर चीज यहाँ पे जो है वो जो भी जन्म लेती है वो खत्म होती है। हाँ, लेकिन परमानेंट क्या है? उसके अंदर की स्पिरिट, उसके अंदर की आत्मा जो कि परमानेंट है, वो यहाँ नहीं रहेगी, वो किसी और शरीर में रहेगी। दूसरी बात, जैसे कि आप कुछ देखते हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं, आप किसी को प्रेस करते हैं, आप किसी को चाहते हैं, तो वो व्यक्ति या वो चीज परमानेंट नहीं है, वो सिर्फ उसका एक एट्रीब्यूट है। बट परमानेंट क्या है? वो लव। परमानेंट क्या है? जो आप केयर करते हैं वो। तो आप समझ रहे हैं, डीप, बहुत डीप मीनिंग है इस चीज का। तो यही कहा कि हमें प्लेटो ने बताया कि भाई जो दिख रहा है ये फॉर्म्स यही हैं, कि ओरिजिनल फॉर्म इसका क्या है, जो हमें दिख रहा है वो परमानेंट फॉर्म नहीं है, इसका परमानेंट ओरिजिनल फॉर्म कुछ और है। ठीक है। और यही चीज आप इसी थ्योरी ऑफ फॉर्म को देखा गया एक ऐसे अटेम्प्ट के तौर पर डिफेंड करने के लिए मॉरल रियलिज्म को, है ना, कि जो दिख रहा है वो नहीं सत्य है, सच्चाई क्या है आपको नहीं पता, और सच्चाई यही चीज उन्होंने दर्शाई। तो वाइल प्लेटो ये ऐसे व्यक्ति थे जो ओरिजिनल सोर्स माने जाते हैं रिलीजियस और आइडियलिस्टिक एथिक्स के। किसके? रिलीजियस और आइडियलिस्टिक एथिक्स के। मैं सब बताऊंगी, बहुत डिटेल में समझाऊंगी, चिंता मत करिएगा, बस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे ना यूट्यूब को लगता है कि भाई एल्गोरिदम को लगता है कि ये अच्छी वीडियो है, इसे आगे बढ़ाता है, और आप लोग के सपोर्ट से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, अभी कर दीजिए। अब देखिए, प्लेटो के बाद एक व्यक्ति का नाम मैं लेना चाहूंगी, वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एरिस्टोटल ने राइज करा नेचुरलिस्टिक ट्रेडिशन को। और एरिस्टोटल की जो कुछ राइटिंग्स थी, जैसे कि उनमें आता है एक नाम यूडिमीन एथिक्स, आपका निकोमाशियन एथिक्स, पॉलिटिक्स। तो ये सब जो इनकी राइटिंग्स हैं, ये पहले कुछ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन बना एथिक्स के फाउंडेशन में, एथिक्स को स्थापित करने में। अब आप कहेंगे मैम जो आपने बातें बताई, क्या आप हमें बताएंगे आगे? बिल्कुल बताएंगे, बहुत डिटेल से बताएंगे, ये सारी एथिक्स के बारे में, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, सब तरह से चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए। अब देखिए, एरिस्टोटल की बात करें तो एरिस्टोटल account of the virtues could be seen as one of the first sustained inquiries in normative ethics। अब ये normative ethics क्या है? देखिए, normative ethics शॉर्ट में बता दूं तो क्राइटेरिया ऑफ व्हाट इज मोरालिटी, मॉरली राइट और रॉन्ग। ठीक है ना। अब ऐसा अभी आगे हालांकि इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन मैं तब भी आपको बताती हूँ कि ऐसे समझिए, नॉर्मेटिव एथिक्स समझिए कि ऐसा क्राइटेरिया कि कौन सी चीज मॉरली सही है या गलत है। तो एरिस्टोटल की जो चीजें थी, ठीक है ना, आप इनको देख सकते हो कि ये पहली ऐसी चीजें थी जो नॉर्मेटिव एथिक्स के बारे में समझाएंगी हमें। ये इसमें आपको ग्रीको रोमन थॉट देखने को मिलेगा, कैसे? थ्रू जुडाइज्म, एंड कुछ एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे ऑफ अदर मिडिल ईस्टर्न रीजन्स के। ठीक है। तो इसमें आपको दोनों चीजें मिक्सचर देखने को मिलता है इनके कामों में, एरिस्टोटल के। अब इसकी भी खुद की एक डिटेल है ना, लेकिन बहुत डिटेल में अभी नहीं जा रहे, क्योंकि हम आगे डिटेल में जाएंगे ही जाएंगे। तो अब देखिए, जो ये मेडिवल पीरियड रहा था, है ना, उसमें क्या था? उस वक्त क्रिश्चियन फिलोसफर्स के जो सोच थी, जो थॉट्स थे, है ना, उनका बड़ा दबदबा था। अब इस चीज को बहुत गौर से समझिएगा। अब मेडिवल पीरियड में तो आप समझ ही रहे हैं, अब जैसे जैसे चर्च बढ़ रहे थे, ये सब चीजें बढ़ रही थी, तो ये क्रिश्चियन फिलोसफर का दबदबा भी, इनके थॉट्स भी बहुत डोमिनेट कर रहे थे वर्ल्ड में। और कुछ थियोलॉजियंस, जैसे कि आपने नाम भी सुना होगा, बहुत फेमस फेमस नाम है, जैसे कि एक ऑगस्टीन का नाम आता है, थॉमस एक्विनस का नाम आता है, इन सब का भी अच्छा खासा बोलबाला था उस वक्त। अब क्या हुआ कि क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस तो धीमे धीमे बढ़ ही रहा था। हाँ, तो क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस जो था वो डोमिनेट कर रहा था इस एथिकल सिनेरियो को, इतना ज्यादा कि इस पीरियड के टाइम पे जो फिलॉसफी थी और जो रिलीजन था, उस ऐसा बना दिया था, वो नियरली डिस्टिंग्विशेबल था, है ना। आप फिलॉसफी रिलीजन समझ लीजिए तो एक समान बैठ गया था, क्योंकि उस समय क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी में आगे बढ़ रही थी। तो जो चीज आगे बढ़ती है उसकी सोच भी आगे बढ़ती है, समझ रहे हैं, उसी के साथ चीजें आगे बढ़ती है। तो जैसे जैसे
क्रिश्चियन फिलॉसफी और बढ़ी तो इससे एक नया इतिहास रचा एथिक्स का। और इसमें सेंट ऑगस्टीन जो सबसे ज्यादा जाने माने प्रोमिनेंट फिलोसोफर थे अर्ली मेडिवल पीरियड के, उसमें एथिक्स जो है उन्होंने कहा कि भाई ये ब्लेंड है परसूट ऑफ अर्ली वेलबींग विद प्रिपरेशन ऑफ द सोल फॉर इटर्नल सैल्वेशन। ऐसे समझिए कि अगर किसी व्यक्ति को मुक्ति पानी है तो उसे अच्छे कामों को करना पड़ेगा, इस तरीके से चीजें नहीं कि भाई समाज में अच्छे काम करो, अच्छे से अच्छे काम करो, लोगों के साथ अच्छा करो तो आखिरी में तुम मुक्ति पा जाओगे। अब देखिए दूसरे एक बहुत जाने माने मेडिवल फिलोसफी के जो व्यक्ति हैं वो हैं थॉमस एक्विनस। इनका नाम आपने मॉडर्न हिस्ट्री की उसमें भी कई जगह जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स में इनके बारे में बताया गया है, आपने जरूर पढ़ा होगा। तो जो थॉमस एक्विनस थे इन्होंने ही मेन मेल मिलाप लेकर आया एरिस्टोटेलियन साइंस और फिलॉसफी विद ऑगस्टीनियन थियोलॉजी के साथ में इन्होंने ही मेल मिलाप किया, है ना, दोनों की सोचों को एक साथ किस तरह से लेकर आए। तो ये एक्विनस ने, थॉमस एक्विनस ने भैया अपनी जो कंपैटिबिलिटी थी उसे, ये जो कंपैटिबिलिटी थी एरिस्टोटेलियन नेचुरलिज्म की विद क्रिश्चियन डोगमा, इसके साथ मिलाने में सक्सेस पाई, है ना, इन दोनों चीजों को। और इन्होंने एक ऐसी चीज बनाई जिसमें आपको दोनों ही का, है ना, मतलब एक कंस्ट्रक्ट करा इन्होंने यूनिफाइड व्यू नेचर का, ह्यूमन का और गॉड का। तो एक अच्छा खासा काम थॉमस एक्विनस का भी रहा है मिडिवल पीरियड में। अब थोड़ा और आगे बढ़ाती हूँ चीजों को। अब देखिए धीमे धीमे चीजों में बदलाव आने लगा, सोशल और पॉलिटिकल बदलाव आया और मेडिवल पीरियड मतलब दैट कैरेक्टराइज द एंड ऑफ मेडिवल पीरियड। एंड अब यहाँ से जे मेडिवल के बाद मॉडर्न एज जब आई तो सोसाइटी में कुछ बदलाव आया, पॉलिटिकली चीजें बदली, है ना। अब क्या हुआ, अब इंडस्ट्रीज आने लग गई हैं और चूंकि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी और बढ़ रही थी तो लोगों की सोच एथिकल थिंकिंग की फील्ड और ज्यादा चेंज हुई, बढ़ी। उसके अलावा अब क्या होने लगा है, ट्रेड हो रहा है, कॉमर्स हो रहा है, इंडस्ट्री आ रही है। तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ है इससे नए नए पूरे वर्ल्ड के अंदर आप जानते हैं ना जाने कितने नए नए जगहों का जो है वो पता लगाया गया। तो न्यू रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड की डिस्कवरी हुई, रिफॉर्मेशन हुआ, ये सब समझ रहे हैं ना आप, ये सब चीजें हुई। साइंस टेक्नोलॉजी अब बढ़ने लगी है, सेकुलर गवर्नमेंट बढ़ रही है। तो ये सब चीजें जो आई इससे कुछ नए प्रिंसिपल्स की बात चलने लगी कि भैया इंडिविजुअल कंडक्ट में या सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नए चीजें आनी चाहिए। अब क्या हुआ, अब कुछ आए मॉडर्न फिलोसफर्स। तो जो मॉडर्न फिलोसफर्स आए उन्होंने भी बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया एथिकल थिंकिंग में। और कुछ मॉडर्न फिलोसफर्स में नाम आता है जिनका नाम आगे तक चलेगा, उनमें नाम आता है एक फ्रांसिस बेकन का, इसके अलावा रेनी डेस्कार्टिस, थॉमस हॉब्स, गॉटफ्राइड विल्हेम लीबनिज, बेनेडिक्ट डी स्पिनोजा, जॉन लॉक, इनका भी बहुत फेमस नाम है, डेविड ह्यूम, इनका भी बहुत फेमस नाम है, इमैनुअल कांट, जॉन स्टुअर्ट मिल और फ्रेडरिच नीट्जे। तो इन सब के कुछ नाम है जो मॉडर्न फिलोसफर्स में नाम लिए जाते हैं। और समझिए आगे, तो भाई और ज्यादा डेवलपमेंट जब एथिकल थिंकिंग में हुए वेस्ट के अंदर तो कब हुए, जब कार्ल मार्क्स और सिगमुंड फ्रॉइड आए इस फील्ड में, है ना। यहाँ पे ये चीज नहीं है कि हम आपको एक डिटेल एनालिसिस दें कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट करा, एथिक्स में क्या करा क्या नहीं करा, बट मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से इनकी सोच में डिफरेंस आया। और ये पीरियड जो था वो था यूटिलिटेरियनिज्म का। अब ये क्या होता है कि भाई क्या कर्म जो एक्शंस जो हैं वो राइट है, अगर इससे किसी को खुशी या इससे समाज में और एक बेटरमेंट होता है तो करे गए जो कर्म है वो सही है ना। तो ये हालांकि जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एथिक थॉट था इस पीरियड के टाइम पे वो था यूटिलिटेरियनिज्म, जो मैंने आपको बताया कि एक्शंस आर राइट इफ दे प्रोवाइड हैप्पीनेस एंड बेटरमेंट ऑफ द पीपल, एंड डोमिनेटेड बाय द ब्रिटिश एंड फ्रेंच फिलोसफी। जैसे मैंने आपको बताया लॉक के नाम बताया, ह्यूम का बताया, बेंथम, स्टुअर्ट मिल का बताया। और आइडियलिस्टिक एथिक्स जर्मनी और इटली के अंदर जो कौन लेकर आए थे, ये कांत, हेजल, नीट्जे, जो अभी मैंने ऊपर इनके पूरे पूरे नाम भी आपको बताए हैं। अब देखिए उस समय और भी लोग चल रहे थे तो और भी एथिकल सिनेरियो थे, वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए पढ़ना, तो अभी आप जितना समझते चल रहे हो उतना समझते रहिए, ठीक है ना। अब
और समझिए थोड़ा सा तो भाई, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड जी मोर्स प्रिंसिपा एथिका, ये लिए गई है स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे उस कंटेम्प्रेरी एथिकल थ्योरी की, कि उस समय भाई क्या था क्या नहीं था। उस समय और लोग भी तो थे ना, ये तो मैंने आपको मेन में बता दिया। कुछ और लोग भी थे, जैसे मार्टिन ब्यूबर, गैब्रियल मार्सेल, इमैनुअल लेविनास, मैक्स शेलर, फ्रांस ब्रेंटानो, जॉन डेवी, है ना, इनका भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्कोप ऑफ एथिक्स के बारे में। दोस्तों, जो ये एथिक्स है ना, ये एथिक्स ये वॉलंटरी एक्शन से है। वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से आप जो कर रहे हो। अब आप कहेंगे ये क्या बोल दिया आपने, अपनी मर्जी से क्या मतलब, हम तो हर काम अपनी मर्जी से करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको इसको करने से पहले दो चीजों के बारे में बताती हूँ। पहली चीज, जो वर्ल्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन एक्शंस। क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्शंस। और दूसरा एक वर्ड है जिसे हम लोग कहते हैं एक्शंस ऑफ ह्यूमन। क्या मैम क्या बातें कर रही हैं, दोनों तो बात सेम लग रही है। ऐसा नहीं है। जो आप पहला वर्ड देख रहे हो ये ह्यूमन एक्शंस, मतलब ऐसे एक्शंस, ऐसे काम जो आप सोच समझ के करते हो उसे कहते हैं ह्यूमन एक्शंस। लेकिन मतलब आप समझते हो ना कि आप सोच समझ के कर रहे हो और आप उसको जानते हो और आपको पता है कि जो ये काम कर रहे हो उसका अंत क्या है। ऐसे आपको निकल के जाना है पिज्जा खरीदने, तो आप सोच समझ के उठे, निकले, पिज्जा की दुकान तक गए, आपने पैसे दिए और आपको पता है कि ये पिज्जा आप लोगे और उसको आप खा लोगे, ठीक है ना। तो ये आप सोच समझ के काम कर रहे हो। लेकिन दूसरी जगह पे जो एक्शंस ऑफ ह्यूमन है ना, इसका मतलब जो आप विल से नहीं करते, अपनी मर्जी से नहीं करते, कॉन्शियसली नहीं करते सोच समझ के, बट ये करे जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा। अब आप कहेंगे हैं ऐसा क्या है? बिल्कुल है दोस्तों। आप सोते हो, स्लीपिंग, या आपकी मजबूरी है, आपको सोना है, आप चल रहे हो, है ना, तो ये नहीं कहिएगा कि अरे तो चल रहे हैं तो चलना तो हम सोच समझ के चल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। पैर आपके चल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, वो जो कर्म करने जा रहे हो वो एक अलग की चीज है, ठीक है। फिर आप सांस ले रहे हो, ये सब आप कर रहे हो, लेकिन ये आपकी ऐसा नहीं है कि आप सोच समझ के कर रहे हो। आप सांस के सोच के लेते हो, वो भूल कर लेना, ऐसा नहीं। तो ये एक्शंस ऑफ ह्यूमन और ह्यूमन एक्शंस आप समझ जाइए। तो आप कहेंगे मैम इसका एथिक्स में क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है दोस्तों, क्योंकि एथिक्स सिर्फ डील करती है ह्यूमन एक्शंस से। जो आप सोच समझ के काम कर रहे हो उसी को हम राइट और रॉन्ग करें का जो है वो लेबल लगा सकते हैं, ठीक है। तो एथिक्स ओनली डील्स विद द ह्यूमन एक्शंस, नॉट विद द एक्शंस ऑफ ह्यूमन। क्लियर है? आइए थोड़ा समझते हैं कि अब एथिक्स क्या चीज नहीं है। एथिक्स क्या है वो तो मैंने आपको बताया, और आई होप आपको समझ में भी आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे समझिए आसान शब्दों में कि एथिक्स क्या नहीं है। देखिए पहली चीज तो एथिक्स मोरालिटी नहीं है ना। मोरालिटी नहीं है एथिक्स। क्यों मोरालिटी क्यों नहीं है मैम? मॉरल का मतलब भी तो यही होता है ना, राइट या रॉन्ग ही कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, जब हम मोरालिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसी इंडिविजुअल लेवल की। जैसे कि मान लीजिए कि समाज आपसे कहता है कि ये बात सही है, कि भाई जो है, मान लीजिए कि सब लोग ये कह रहे हैं कि अरे यार वॉर कर दो, वॉर तो बिल्कुल सही है, वॉर से तो ग्लोरी आती है, वॉर से तो लगता है कि तुम बड़े देश हो, सामने वाले को दबा ले हो, ये वो, तो वॉर बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन आपका ये मानना है कि पर्सनली आप अगेंस्ट हैं, आप वॉर पे बिलीव नहीं करते, है ना। तो आप पर्सनली आप एक मॉरलिस्ट हुए ना, आपकी एक अलग चीज है। तो इसलिए एक मॉरल बंदा जो है वो अलोन, अकेले भी, ये मोरालिटी जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे डील करती है, समझे। और हो सकता है कि दूसरे जो मना करें वो आप सही समझते हैं, इस बात को समझ रहे हैं। तो एथिक्स की अगर हम बात करें तो ये होता है कि भाई एथिक्स ब्रिंग अदर पीपल फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। ये एथिक्स एक मतलब एथिकल अगर हम देखें ना तो ये पूरे समाज से डील करेगी। एथिक्स एक लौते से, बट मतलब एथिकल चीजें जो है वो अलोन इकलौती नहीं हो सकती हैं। आप समाज अगर पूरा जो है एथिकल कहलाएगा जब सारे लोग एक चीज को समझेंगे या एक चीज को एहसास करेंगे, रियलाइज करेंगे अपने सेल्फ को और सही की तरफ बढ़ेंगे, तो ये एथिकल चीजें हुई। बट मोरालिटी जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि बाकी लोग जिस चीज को जो है वो ना मानते हो, लेकिन आप उस चीज को सही मानते हैं। जैसे मैंने वॉर का एग्जांपल दिया। तो पहली चीज समझ गए कि एथिक्स इज नॉट मोरालिटी।
दूसरी चीज एथिक्स क्या नहीं है, वो कि एथिक्स इज नॉट रिलीजन। अच्छा, रिलीजन क्यों नहीं है मैडम? तो देखिए बहुत सारे लोग रिलीजियस नहीं होते, बट एथिक्स उन पे सब पे अप्लाई होती है। हो सकता है ना, देखो रिलीजन हमें क्या बताता है, यहाँ लड़ाई दंगा नहीं है। बहुत ही समझदार व्यक्ति के लिए रिलीजन एक ऐसा पाथ है जिसके माध्यम से वो एक सच्ची रास्ते पे चलता है और अपनी जिंदगी को बिताता है। रिलीजन हमें कहते हैं एक अच्छे सिद्धांतों के बारे में बताते हैं। रिलीजन के अंदर एक हाई स्टैंडर्ड होता है एथिक्स का, बट जरूरी नहीं है कि उस किताब के अंदर या उस आपके रिलीजन के अंदर, आपकी सेक्रेट बुक के अंदर हर चीज लिखी हो जो आप डेली लाइफ में प्रॉब्लम को फेस करते हो, लेकिन आप उसको डील तो करते ही हो ना। तो ये समझिएगा कि बहुत सारे लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन वो भाई एथिक्स तो सब पे अप्लाई होती है ना। नास्तिक हो तो क्या हुआ, कोई गलत काम थोड़ी कर सकते हो आप। तो एथिक्स इज नॉट रिलीजन। तीसरी बात कि एथिक्स इज नॉट फॉलोइंग द लॉ। अब ये क्या मैम बात हो गई, लॉ तो सारे एथिकल होते हैं, है ना? ऐसा नहीं है। देखिए मेरी बात समझिए, एक इंसान जुर्मी कहलाता है जब वो दूसरे की किसी हक को छीनता है या कोई गलत काम करता है ना? लेकिन एथिक्स की अगर मैं बात करूं तो एथिक्स में तो एक इंसान ने अपने अगर मन में भी सोच लिया कि मैं सामने वाले का बुरा कर दूं तो भी वो गिल्टी कहलाएगा, है ना? समझ रहे हो इस बात को? तो एक लॉ में क्या है, आप किसी को जाके मारोगे पीटोगे तभी आप जेल के अंदर जाओगे, लेकिन एथिक्स में क्या है कि अगर आप मन में भी सोच लो किसी के बारे में बुरा तो भी आप गलत हो। अब एक अच्छे सिस्टम ऑफ लॉ में क्या होता है, ये होता है कि अच्छे स्टैंडर्ड होते हैं एथिक्स के, है ना? बट एक चीज समझिएगा, बट लॉ कैन डिविएट फ्रॉम व्हाट इज एथिकल। मतलब समझो, बात कहने की ये है कि एक लॉ बना, उस लॉ के अंदर उन्होंने सारी अच्छी अच्छी बातों को डाल दिया, लेकिन अगर कोई नई प्रॉब्लम आई और नई दिक्कत आई तो उसके लिए लॉ बनने में, उसमें सिद्धांतों को पढ़ने में बहुत समय लगेगा, बट आपको उसके लिए डिसीजन तुरंत लेना है। समझ रहे हो बात को आप? तो ये हो गया यहाँ पे चीज कि एथिक्स इज नॉट फॉलोइंग द लॉ, कि बस खाली लॉ फॉलो कर रहे हैं तो यही एथिक्स है। वो कोशिश करी जाती है कि उसमें हर एक अच्छी चीज डाली जाए, बट ये डिफिकल्ट टाइम होता है डिजाइन करना, इन्फोर्स करना है स्टैंडर्ड को कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज में, और ये धीमे धीमे होता है नई नई प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में। और आखिरी में कि एथिक्स इज नॉट फॉलोइंग कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स। कभी कभी क्या होता है कि समाज कहता है कि भाई ये चीजें सही हैं और लोग उसे अंधे होके आंखों में पट्टी बांध के फॉलो करते रहते हैं। कुछ चीजें नहीं सही होती और एथिकली गलत होती हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में स्लेवरी चलती थी सिविल वॉर के पहले, तो ये गलत थी। कास्ट सिस्टम इंडिया में चलता था, ये गलत था। कहते थे कि व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, ये तो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सती का, हमारे यहाँ होती थी जो समाज के अंदर, लेकिन इसमें क्या था, सब एक्सेप्ट करते थे, सही बात है सही बात है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने इसका अपोज करा। तो इस वजह से, चाहे उसको मॉरल में ले लीजिए चाहे आप ऐसे ले लीजिए, तो एथिक्स जो है वो ये नहीं है कि फॉलोइंग द कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहला मैंने बताया कि एथिक्स इज नॉट मोरालिटी, दूसरा मैंने बताया एथिक्स इज नॉट रिलीजन, तीसरा मैंने बताया एथिक्स इज नॉट फॉलोइंग द लॉ, चौथा मैंने बताया एथिक्स इज नॉट फॉलोइंग द कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स। आइए आगे चलते हैं कि वाई बी मॉरल। अब आप कहेंगे कि मैम मॉरल होना क्यों जरूरी है, क्यों होना चाहिए मॉरल? देखिए, अगर हम ये बात कहें कि क्यों क्यों मॉरल होना है, हा? क्यों हमें मॉरल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ में हमें क्यों पार्टिसिपेट करना है, क्यों हमें सही गलत का इतना जरूरत है, क्या करना है? देखो, एक बहुत ही इससे आसान तरीके से आपको बताती हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप ये समझ जाओगे कि आपको मॉरल क्यों होना है। देखिए, आपने समाज के अंदर ये जरूर सुना होगा या आपके घर वालों ने सुना होगा, या एक बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है और जिसके बारे में आगे बताऊंगी, लेकिन अभी आप बस इतनी सी लाइन समझिए कि आप हर व्यक्ति जो होता है वो चाहता है कि उसके साथ एक सामने वाला व्यक्ति प्यार से अच्छे से बिहेवियर करे, यही चाहता है ना? और चाहता है कि मेरे साथ बेस्ट टू बेस्ट मैं एक अच्छे से अच्छा काम करूं। हाँ, और एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन में सब कुछ पाऊं जो मैं चाहता हूं। हाँ, और यही मॉरल प्रिंसिपल्स और यही
जो मॉरल प्रैक्टिसेस हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, ये मदद करती हैं उस व्यक्ति को इन सारी चीज़ों को पाने के लिए। अब मोरालिटी की बात करें तो इसका एक इंसान की जो अंतरात्मा है, जो काम कर रहा है, उससे कई ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर आती है ना। सिर्फ और सिर्फ रूल्स के हिसाब से काम कर रहा है वो नहीं, उसकी अंतरात्मा, उसका सोचना, ये सब क्या है, ये बहुत डिपेंड करता है। अब आप क्या चाहते हैं? बहुत सिंपल सी बात, मैं एक छोटी सी उसमें बताऊं, आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा बिहेवियर हो, आप ये तो चाहते हैं ना। तो अगर आपको अपने लिए अच्छा बिहेवियर करना है तो आपको सामने वाले के साथ कुछ अच्छा ही करना होगा। सिंपल लैंग्वेज में कि ट्रीट द अदर पर्सन इन अ सेम वे हाउसोएवर या व्हाटसोएवर यू वांट योरसेल्फ टू गेट ट्रीटेड, है ना, हाउ यू वांट टू गेट ट्रीटेड। तो जिस तरीके से आप चाहते हो कि आपको डील करा जाए, उस तरीके से ही आपको सामने वाले के साथ भी डील करना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते कि आपको कोई गाली बके, तो आपको सामने वाले को भी नहीं बकना चाहिए। ये सिंपल सी बात है ना। अब एक चीज समझिएगा, मोरालिटी जो है, मोरालिटी ना एक न्यूट्रिजन की तरह है। मैम न्यूट्रिजन की तरह है मतलब कि बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई डाइटिशियन का कोर्स नहीं किया है। अप्रोक्सीमेटली बहुत कम लोग हैं जिन्होंने डाइटिशियन का कोर्स किया है या न्यूट्रिशन में कोई पीएचडी या पढ़ाई करी है। बट उन सबको ये जरूर पता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज खाने में गलत। जैसे कि अब आप हैं, आप कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, कोई डाइटिशियन नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं करी, लेकिन अगर आपसे आके कोई कहे कि भाई ये लो पकड़ो शराब पियो, ये लो पकड़ो एक हाथ में सिगरेट पियो, और इसको जो एक काम करो चरस गांजा खाना शुरू कर दो, है ना, तो ड्रग्स लेना शुरू कर दो, तो आपको पता है ये सब चीजें गलत है ना, ये सब चीजें हमारे शरीर को नुकसान देंगी। बट ये चीजें आपने कहीं कोर्स तो किया नहीं। वैसे ही ये तो एक गलत हिस्सा बताया मैंने। अब वैसे ही एक और तरीका आता है, जैसे कि आपसे कहा गया कि भाई, आप कहते हैं भाई कीवी खाओ, विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाओ, दूध पियो और अच्छे से खाना खाओ, बैलेंस डाइट लो, तो इससे आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो इसमें आपने कोई कोर्स तो किया नहीं, लेकिन आपको कुछ जनरल नॉलेज तो है ही ना। तो एथिक्स भी इसी की तरह है ना। हालांकि समाज के अंदर हम कुछ गलतियां करते रहते हैं, है ना, डाइट को लेके भी करते हैं, बहुत चीजों को लेके करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि एक अच्छा न्यूट्रिशन, एक अच्छी नॉलेज हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, वैसे ही ये जो मोरालिटी है वो हमारी मॉरल हेल्थ को अच्छी रखता है। आपका सोच, आपका लोग अच्छे होंगे आसपास तो आपके साथ भी अच्छा होगा और एक अच्छे समाज को आप बिल्ड कर पाओगे। ठीक है ना। तो ये हो गई बात हमारी जिंदगी को और बेटर बनाने के लिए। अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, एथिक्स और अदर साइंसेस की बात करते हैं। देखिए हमारी एनालिसिस में जो ये डेफिनेशन है और जो नेचर है एथिक्स का, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे इट सीन दैट एथिक्स एज अ साइंस इज कंसर्न विद द एंड ऑफ योर आइडियाज और योर स्टैंडर्ड। मतलब कि ज्यादातर साइंस जो होती है ना, ये कुछ सेम चलती रहती है ना, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उस हिसाब से हम चीजों को चलाते रहते हैं। समझे? ऐसे अब मानो कि रॉक्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें, तो जैसा हमको मिला हमने उसी तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया, है ना। अब और विद द वेज इन विच सर्टेन क्लासेस और इवेंट, जैसे कि कोई फिनोमिना है साउंड का या कोई इलेक्ट्रिसिटी है, तो जिस तरीके से वो हो रही है उस तरीके से ही हम यहाँ पे उसको डील करेंगे, है ना। लेकिन ये सारी साइंसेस का कोई डायरेक्ट रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा कि एंड में क्या होगा। भाई जैसे जैसे हमको चीजें मिलती जाती हैं हम अपनी सोच उसी तरीके से बदलते रहते हैं चीजों को लेके, है ना। कोई चीज भाई हमें मिली, मान लो रॉक है, तो रॉक को लेके अभी तक जो हमें एविडेंस मिले उस बेसिस पे हमने चीजों को बना रखा है। फिर हमें कल को कुछ और एविडेंस मिलेंगे तो कुछ और हम चीजों को बना रखेंगे। तो ऐसा होता है। अब लेकिन हम एथिक्स की बात करें तो ये नेचुरल साइंस से अलग है ना। In as much as it has direct reference to the end that human persons desire to attain, इसका डायरेक्ट रेफरेंस उन चीजों से होगा जो व्यक्ति चाहता है पाना, है ना। तो एथिक्स को हालांकि कभी कभी एक प्रैक्टिकल साइंस कहते हैं, बट ये प्रैक्टिकल है नहीं। मेडिसिन की तरह प्रैक्टिकल नहीं है, इंजीनियरिंग की तरह नहीं है, आर्किटेक्चर की तरह नहीं है ना। मतलब समझिए कि जो भी हमें पाना है उसको हमें पता है मेरा उद्देश्य क्या है, उसको पाने का रास्ता हमें पाना है बस। तो राइट या रॉन्ग यही डिसाइड हो जाएगा। बल्कि दूसरे साइंसेस में क्या होता है, अदर साइंस में क्या होता है कि भाई हमें जो चीज पता चली उस बेसिस पे अभी हमने अपनी सोच को रखा, हमें अंत नहीं पता है।
ठीक है ना। तो एथिक्स इज ऑफन सेड टू बी द फ्रूट ऑफ ऑल साइंसेस since it's ultimately perfects human person by ordering all other science as all other things in respect to an ultimate end that is absolutely सुप्रीम। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये जो एक ये जो है फोटो लगी है इससे आप समझ पाओगे। देखिए साइकोलॉजी की बात करें तो ये क्या है कि अदर साइंस हाउ अ मैन बिहेव्स एक डिस्क्रिप्टिव साइंस है, लेकिन एथिक्स देखें कि हाउ अ मैन मस्ट बिहेव एक हो गया। साइकोलॉजी में क्या है, किस तरह से व्यक्ति जो है वो भाई बिहेव करता है, लेकिन एथिक्स कहता है एक नॉर्मेटिव साइंस किस तरह से एक व्यक्ति को बिहेव करना चाहिए। फिर ऐसे एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी तो ह्यूमन से हर फील्ड में डील करता है, नेचर ऑफ ह्यूमन, लेकिन एथिक्स इस फील्ड में कहता है कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स को या मैन को पूरे अपनी जिंदगी भर काम एक्टिविटीज करनी चाहिए। तीसरा सोशल और पॉलिटिकल साइंस जो डील करता है ऑर्गेनाइजेशन से किसी मैन के सोशल या पॉलिटिकल लाइफ को लेके। लेकिन एथिक्स की बात करें तो बताता है हाउ मैन सोशल एंड लाइफ मस्ट और ऑट बी ऑर्गेनाइज इन ऑर्डर टू बी मॉरल, किस तरह से व्यक्ति यहाँ अपने जीवन को जिए ताकि वो मॉरली करेक्ट हो। और इकोनॉमीज की बात करें तो अदर साइंस में तो कंसर्न है गुड्स के साथ, मतलब ऑब्जेक्ट्स, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो एक इंसान की इच्छा को पूर्ति करते हैं, इच्छा की ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करते हैं। वही जगह एथिक्स की बात करें तो डील करता है उन सारे एक्ट से जो कि कंडीशंस होती हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी हाईएस्ट एंड ऑफ लाइफ पानी है तो ऐसी क्या कंडीशन है इस तरह से व्यक्ति और अच्छा कर पाएगा जीवन में। तो ये मैंने आपको बताया एथिक्स और अदर साइंस को लेके। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक है अपना ब्रांचेस ऑफ एथिक्स का। दोस्तों एथिक्स की ब्रांचेस की बात करूं तो इसमें आपको 4 तरह की चीजें मिलेंगी। एक है अपना ये डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, दूसरे को कहते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स जो मैंने आपको पीछे इसका ओवरव्यू दिया था ना, याद है। तीसरा है ये मेटा एथिक्स और चौथे नंबर पे आता है अप्लाइड एथिक्स। अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन से सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एथिक्स को आपको बताती हूँ। देखिए ये हमें एक जनरल पैटर्न बताता है कि किस तरह से जो है लाइफ होती है अलग अलग लोगों की, अलग अलग कम्युनिटी के अंदर। आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो सीधा बताएगा वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज। तो ये क्या करता है, ये पढ़ता है हिस्ट्री को, कि इवोल्यूशन को, एथिक्स के कैसे इवॉल्व हुआ। ये एक रिकॉर्ड देता है, ऐसे कुछ टैबू हैं समाज के अंदर, कस्टम चल रहे हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं, है ना, कुछ मतलब ऐसा कुछ जो भी वक्त के साथ साथ यहाँ पे आता गया सबको समझता है, पढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये स्टेट करेगा हिस्ट्री अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की, जैसे इतिहास क्या रहा होगा, फैमिली का, मैरिज का, इन सबकी हिस्ट्री पढ़ेगा। और लॉरेंस कोहेलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल कंसाइसनेस ये एक एग्जाम्पल है इस डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का। अब आप कहेंगे लो भैया ये क्या बोल दिया कोहेल्सबर्ग की थ्योरी। देखो भाई अभी आगे पढ़ाएंगे यूनिट 7 में, ये पूरा डेडिकेटेड चीज है वो आपको वहां पढ़ाएंगे, तो अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे इसे यहाँ समझ लो। अच्छा अब ये करता क्या है, देखिए ये समझता है जानता है लोगों के एथिकल आइडियाज को, और क्या जो उन्होंने कर्म करे हैं, क्या उन लोगों ने जो एक्शंस करे हैं, उन एक्शंस को, कौन से ऐसे एक्शंस को, कौन से ऐसे कर्मों को सोसाइटी के अंदर कंडेम किया जाएगा, उसकी आलोचना होगी, इन सबको प्रॉपर ये इन्वेस्टिगेट करता है। अच्छा इससे करेगा क्या, इससे एम क्या है, एम या उद्देश्य इसका ये है कि ये पता लगाना कि लोगों का बिलीफ क्या है, उनका भरोसा क्या है वैल्यूज को लेके, ठीक है, कौन से उठाए गए कदम या कर्म या एक्शंस सही हैं या गलत हैं, और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक किसी मॉरल एजेंट की ये वर्चुअस है। वर्चुअस का मतलब कि भाई एक मॉरली अच्छे तरीके से जो है जब बिहेव करता है कोई, बिहेव ना मॉरली गुड वे, ठीक है। तो क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज बिल्कुल मॉरली सही है, अच्छे तरीके से करी जा रही है, इन सबको प्रॉपर पता लगाना इसका काम है। और डिस्क्रिप्टिव एथिक्स ये देखता है एक्सप्लेनेशन को, एक्चुअल चॉइसेस के जिन्हें मॉरल एजेंट्स ने किया हो इन प्रैक्टिस। ये कोशिश करता है कि ये एथिकल कोड्स को एग्जामिन करे जो अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा अप्लाई करे जा रहे हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव एथिक्स
एक तरह से समझिए कि एक वैल्यू फ्री अप्रोच है एथिक्स को लेके, और ये बेस्ड है एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे ना। लोगों को समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों के मॉरल बिलीफ को यहाँ इन्वेस्टिगेट करा जा रहा है, समझा जा रहा है, और उस बेसिस पे यहाँ पे जो है वो इसको बनाया जा रहा है। तो इसलिए एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। क्लियर। दूसरे नंबर पे आते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स की तरफ। आइए इसको थोड़ा समझाते हैं। देखिए, नॉर्मेटिव एथिक्स में ये होता है कि इन्वॉल्व करता है अराइविंग एट मॉरल स्टैंडर्ड जो रेगुलेट करते हैं राइट को और रॉन्ग को। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, राइट और रॉन्ग कंडक्ट को जो यहाँ पे क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो इस सेंस में ऐसे समझिए कि ये ढूंढ रहा है, इट इज अ सर्च फॉर एन आइडियल लिटमस पेपर ऑफ टेस्ट ऑफ प्रॉपर बिहेवियर। तो अब ये पता लगाएगा ना, जैसे हम लिटमस पेपर में क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं ना, है ना। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि ये भी एक तरह का लिटमस पेपर है, और ये पता कर रहा है कि भाई क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। अब ऐसे समझिए, इसको हम लोग प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको? प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स भी कहते हैं। ये स्टडी है एथिकल थ्योरीज की, और ऐसी थ्योरीज जो किसी को प्रिस्क्राइब करती हैं कि आपको किस तरह से एक्ट करना है, आपको किस तरह से काम करना है। ठीक है, मतलब इसने यहाँ पे प्रॉपर एग्जामिन करा कि क्या स्टैंडर्ड होते हैं राइटनेस के, क्या स्टैंडर्ड होते हैं रॉन्गनेस के ना। इस तरीके से काम करोगे, ये सिद्धांत है सही पाथ पे जाने के, ये सिद्धांत है गलत चीजों के लिए, सब एक्शंस के लिए लिखा होता है। और नॉर्मेटिव एथिक्स सजेस्ट करता है पनिशमेंट को भी। ऐसा नहीं है, नहीं, ये पनिशमेंट भी देता है जब एक व्यक्ति, एक इंसान अपने दिए गए पाथ से, अपने जो है पाथ से डिविएट करता है ना, कि भाई इस तरीके से चलना है, ये हमारा पाथ ऑफ आइडियल्स है, और इससे अगर हम थोड़ा भी भटकते हैं, ठीक है, अपने रास्ते से, तो ये पनिशमेंट भी यहाँ पे सजेस्ट करता है। इसके अलावा ये जस्टिफिकेशन भी देता है कि हम क्यों भैया किसी इंसान को पनिश कर रहे हैं, क्यों कोई व्यक्ति अगर सोशल या मॉरल ऑर्डर को बिगाड़ रहा है तो हम उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। और ये भी कोशिश करता है कि ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है कुछ थ्योरीज को ऑन द गाइडलाइंस ऑफ सम नॉर्म्स। या समझिएगा, नॉर्मेटिव एथिक्स एक मॉरल प्रिंसिपल ऑफर करता है जिसे यूज करा जाता है। मान लीजिए कोई बहुत मुश्किल आपके सामने मॉरल डिसीजन लेना है, तो उस चीज में सही गलत की पहचान करके आपको सही रास्ता बताएगा। इसीलिए कहते हैं कि एथिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, एरिस्टोटल का वर्च्यू एथिक्स, कांत का डी ऑन्टोलॉजिकल एथिक्स, इसे मैं आगे बताऊंगी, ठीक है, मैं बता रही हूँ। मिल्स का जो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म है, जिसे हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था, यूटिलिटेरियनिज्म, और भगवत गीता का निष्काम कर्म योग, ये कुछ थ्योरीज हैं नॉर्मेटिव एथिक्स की, है ना। इसको बाद में मैं यूनिट 7 के अंदर जो सब पढ़ाऊंगी ना, तो इसको भी पढ़ाऊंगी। अब देखिए, एक इसकी बहुत अच्छी बात है, आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। एक गोल्डन रूल है, एक क्लासिक एग्जांपल है नॉर्मेटिव एथिक्स का, वो मालूम है क्या? कि वी शुड डू टू अदर्स व्हाट वी वांट अदर्स टू डू विद अस। हमें दूसरों के साथ वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें, है ना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको खिलाएं, अगर आप भूखे हो तो आप भी किसी भूखे को खिलाओ। आसान भाषा में आप समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ। तीसरे नंबर पे आता है मेटा एथिक्स। अब ये क्या है? देखिए, मेटा एथिक्स आप ऐसे डिफाइन करोगे कि एक ऐसी स्टडी है जो कि स्टडी है ओरिजिन का और मीनिंग का एथिकल कॉन्सेप्ट्स के। ये जो आप मेटा का मतलब समझ रहे हो ना, ये मेटा का मतलब होता है आफ्टर, आफ्टर या फिर बियॉन्ड, ठीक है। और इसी के साथ जो ये मेटा एथिक्स है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है रिमूव्ड या बर्ड आई व्यू ऑफ इंटायर प्रोजेक्ट ऑफ एथिक्स। देखिए, मेटा एथिक्स के अंदर आपको दो जो इश्यूज हैं वो प्रोमिनेंट मिलेंगे सबसे ज्यादा। पहले मेटा फिजिकल इश्यूज, जो कि कंसर्न करते हैं कि भाई मोरालिटी एग्जिस्ट करती है अलग से, मतलब इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन से अलग से मोरालिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं। और दूसरा एक इशू मिलेगा कि साइकोलॉजिकल इश्यूज कंसर्निंग द अंडरलाइंग मेंटल बेसिस ऑफ आर मॉरल जजमेंट एंड कंडक्ट, ठीक है। साइकोलॉजिकल इश्यूज जो कंसर्न करते हैं कि भाई अभी मेंटल बेसिस जो है, या हमारा मेंटल बेसिस जो हमारे मॉरल जजमेंट्स का है, और या हम जो तरह से बिहेव कर रहे हैं कंडक्ट का है, ठीक है। अब ऐसे समझिए, इसको और आसान शब्दों में समझिए कि मेटा एथिक्स ये एक ऐसी स्टडी आपको मिलेगी दोस्तों कि भाई क्या
what ethical terms and theories actually refer to, आपको किस ethical terms को या ethical theory को refer करना है ना, कि या डिटरमाइन करेगा कि वैलिडिटी क्या है थ्योरीज की, है ना। वैलिडिटी, इट डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ थ्योरीज एडवांस इन नॉर्मेटिव एथिक्स। और यहाँ पे हम कुछ मॉरल कॉन्सेप्ट जैसे कि राइट का कॉन्सेप्ट, रॉन्ग का कॉन्सेप्ट, गुड का कॉन्सेप्ट, बैड का कॉन्सेप्ट, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे किसी भी ह्यूमन एक्शंस को इवेल्युएट करने के लिए कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो ये सारे मॉरल कॉन्सेप्ट जो होते हैं इनका यूज होता है एक ऐसे तरीकों के यूज पे, एक ऐसे तरीकों के तौर पे जो मदद करते हैं यहाँ पे मॉरल जजमेंट्स को पास करने में, है ना, कि सही चीज है कि गलत चीज है ये। तो मेटा एथिक्स जनरली क्या कर रहा है, एथिकल कॉन्सेप्ट्स को ही एनालाइज कर रहा है। ये समझ रहा है कि मॉरल लैंग्वेज की मीनिंग क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है मॉरल फैक्ट्स का, जो मैंने आपको पीछे ऊपर बताया, है ना। तो पूरी एथिकल प्रॉपर्टीज करके, इवैल्यूएशन करके सब उसमें देखता है, समझता है इन सब चीजों को कि क्या नेचर है एथिकल प्रॉपर्टी का, इवैल्यूएशन का। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे क्या करता है, ये डील करता है कुछ क्वेश्चन से। क्या क्वेश्चन, जैसे कि पहला क्वेश्चन कि क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉरल टर्म्स और जजमेंट, क्या आखिरकार मतलब है मॉरल टर्म का या जजमेंट का। दूसरी बात, व्हाट इज द नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट, ठीक है, क्या है नेचर मॉरल जजमेंट का। तीसरा कि हाउ मेनी मॉरल जजमेंट बी सपोर्टेड और डिफेंडेड, ठीक है, किस तरह से, हाउ मेनी नहीं सॉरी हाउ मे, तो किस तरह से मॉरल जजमेंट को यहाँ आपको सपोर्ट करना है, डिफेंड करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है मेटा एथिक्स के अंदर आती हैं। और आखिरी में हम अप्लाइड एथिक्स को समझते हैं दोस्तों। तो ये एथिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर आपको कुछ एनालिसिस मिलेगा, कुछ एक पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक कंट्रोवर्शियल मॉरल इश्यूज का, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है अबॉर्शन, एनिमल राइट्स, यूथनेशिया, ये मैं आगे आपको सब बताऊंगी, है ना, अभी मैं और समझाऊंगी तो और समझाऊंगी। अब देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें इन सारे प्रिंसिपल्स का यूज ये करता है, मॉरल प्रिंसिपल का यूज करता है कि मान लो कोई गफलत आ गई है, डिलेमा है आपके सामने, उसको प्रॉपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब कुछ इश्यूज जो होते हैं वो नए नए होते हैं, जैसे जैसे भाई आप नई लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ोगे तो एक नया दिक्कत आएगी, ये तो होता ही है ना। कि नई भाई पहले जमाने में इतनी प्रॉब्लम्स हर एक तरह की थोड़ी ना थी, उस समय की दिक्कत उस समय के हिसाब से थी। मॉडर्न लाइफ में आप बढ़ोगे और मॉडर्न लाइफ में आप और आगे बढ़ोगे तो और तरह की दिक्कत आएंगी। तो अप्लाइड एथिक्स डील विद कुछ सवालों से करता है ये अप्लाइड एथिक्स डील, जैसे कि क्या अबॉर्शन करवाना इमोरल है, क्या यूथनेशिया इमोरल है, क्या होता है यूथनेशिया वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसकी चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। अब क्या ये मतलब सही है, सही से जो हम कर रहे हैं वो सही है गलत है, कि क्या होते हैं ह्यूमन राइट्स और किस तरह से हम उन्हें डिटरमाइन करें, क्या एनिमल्स के पास भी राइट्स होते हैं, क्या इंडिविजुअल के पास जो है राइट होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन का। तो ये सब क्या चीजें हैं, सबसे सारे सवालों से डील करता है। तो दो फीचर जो हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं अगर अप्लाइड एथिकल इशू की बात आती है। तो पहला फीचर तो ये कि एक इशू को कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। समझ रही है, अगर हम अप्लाइड एथिक्स की बात करने पे आ गए हैं तो आपको दो तरह के इश्यूज लेने होंगे। पहला इशू जो आप इशू उठा रहे हो वो कंट्रोवर्शियल होना चाहिए, इस सेंस में कि उसके सपोर्ट में कंट्रोवर्सी जो हो रही है उसमें कुछ ज्यादा मात्रा में लोग हैं दोनों ही साइड से। दोनों साइड क्या मतलब, कुछ लोग उसके फॉर भी हैं और कुछ लोग उसके अगेंस्ट भी हैं। जैसे कि हम अबॉर्शन की बात करते हैं, जब वो कहते हैं कि अबॉर्शन इमोरल है तो कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, फॉर होते हैं, कुछ अगेंस्ट भी होते हैं कि क्यों इमोरल है भाई, जो उसको जन्म देने वाली जो माता है अगर वही चाहती है, अभी उसके अंदर नहीं बच्चा बना है, जब तक राइट बाहर नहीं आया है तो कोई बात नहीं। तो ये हर तरीके से फॉर और अगेंस्ट के लोग अगर नहीं है सिग्निफिकेंट मात्रा में, तब तक के लिए ये बात जो है अप्लाइड एथिक्स में नहीं आएगी। और पहली चीज तो क्या है कि वो कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, उसमें कंट्रोवर्शियल इशू होना चाहिए, उस पर कुछ गर्मा गर्मी हो रही हो। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि इशू जो है वो डायरेक्ट मतलब ये जो है वो मस्ट बी अ डिस्टिंक्टली मॉरल इशू। ये सिर्फ सोशल कंट्रोवर्सी ना हो कि कोई बात उठी तो उस पर कंट्रोवर्सी हो रही है तो लो भाई पकड़ो इसको अप्लाइड एथिक्स के अंदर डाल देते, ऐसा ना हो। जो भी इशू है वो एक सोशल कंट्रोवर्सी के साथ साथ एक मॉरल इशू भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बताया कि जैसे एथिकल इश्यूज कुछ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से रिलेटेड होते हैं कि भाई, और साथ में किस तरह से और कब इसकी शुरुआत होती है, सब हम आपको बायो एथिक्स के अंदर बताएंगे और बायो एथिक्स हम नेक्स्ट वाले में करेंगे। तो इसको आप समझ गए, पहली चीज कि इसमें कुछ लोग हों जो कि फॉर हो, अगेंस्ट हो, कॉन्ट्रोवर्शियल इशू हो। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि
इनमें से जो है वो एक सिर्फ और सिर्फ सोशल कंट्रोवर्सी ना हो, बल्कि इसमें मॉरल इशू भी कहीं ना कहीं छुपा हो। तो ये हमने यहाँ तक बात करी दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम बायो एथिक्स को पढ़ेंगे। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जॉइन बटन को प्रेस करके आप मेरी काम में मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन लेक्चर्स को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम देखेंगे आप तो आपको मजा आ जाएगा। सब कुछ ज्वाइन करेंगे, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद आपका, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।